नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू ऐश में। हम करंट अफेयर देखेंगे और वह है मामला परमाणु बम को लेके कि बीच में एक बार फिर से परमाणु बम को लेकर काफी सारे जो हैं आर्टिकल आ रहे हैं। तो पहले एक बार डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि परमाणु हथियार अभी किन किन कंट्रियों के पास है। परमाणु हथियार या परमाणु बम। तो न्यूक्लियर वेपन जो धारण करने वाले देश हैं वो वर्ल्ड में एक लाइन से सीरीज बनाइएगा, सारे कंट्रियों के पास नहीं है। बीच में सबसे खतरनाक बम में शामिल है परमाणु बम, न्यूक्लियर वेपन। कुछ ही कंट्रियों के पास है जिनके पास नाभिकीय हथियार है। सबसे पहले बोलेंगे सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। अब सुरक्षा परिषद के कौन कौन से सदस्य स्थायी हैं? टोटल 5 कंट्री जो हैं स्थायी है। इन 5 कंट्रियों के पास न्यूक्लियर वेपन है। बोलेंगे यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना। तो ऐसे करके संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य हो गए। फिर इसके बाद भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। तो भारत, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, इनके पास अलग से नाभिकीय हथियार अर्थात परमाणु बम है। कुल मिला के 9 कंट्री हैं और एक आंकड़े के अनुसार विश्व में 60,000 नाभिकीय हथियार हैं। क्या बोलना है? 60,000। विश्व में टोटल 60,000 परमाणु बम एक आंकड़े के अनुसार अभी है। एक परमाणु बम इतना डेंजरस होता है, कैपेसिटी इसकी इतनी अधिक रहती है कि किसी भी कंट्री के लिए ये अस्तित्व का खतरा उत्पन्न कर देता है, तो अस्तित्व ही समाप्त कर देता है। तो वर्ल्ड में 60,000 नाभिकीय हथियार है। मामला है परमाणु बम को लेके और भी सारी कंट्रियां जो हैं बना रही है, जिसमें ईरान का नाम आता है कि ईरान भी हर हालत में परमाणु बम प्राप्त करना चाहता है। इसमें काफी सारे देशों ने कोशिश किया कि ईरान के पास परमाणु बम न हो, विशेषकर यूएस के नेतृत्व में कोलिजन, यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच जो एक मामला है नाभिकीय हथियार को लेकर। अमेरिका चाहता है कि ईरान किसी भी कंडीशन में नाभिकीय हथियार प्राप्त न करे। अदरवाइज मिडिल ईस्ट में इसराइल के पास भी नाभिकीय हथियार है। कभी भी ईरान और इसराइल के बीच नाभिकीय संघर्षों में पूरा मिडिल ईस्ट का अस्तित्व खतरे में उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय परमाणु बम जो होते हैं, नाभिकीय बम ये ना आए किसी भी देश के लिए, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टीटी किया गया है समझौता। कौन से 2 समझौते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले देखिए, एक है एनपीटी, दूसरा है सीटीबीटी। 2 संधि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, ये संधि समझौता अर्थात कानून जो है नाभिकीय हथियार, नाभिकीय परमाणु जो बम रहते हैं, नाभिकीय हथियार, इनका विस्तार को रोकता है। किसी भी तरीके से कोशिश किया जाता है इस कानून के तहत, एनपीटी और सीटीबीटी के तहत, कि कंट्री नाभिकीय हथियार परमाणु बम न बनाए। एनपीटी का पूरा फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम बोलेंगे? नॉन प्रोलिफरेशन और टीफूड ट्रीटी, अर्थात अप्रसार, या आगे कर लीजिए परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु बम के विस्तार को रोकना। जैसे भारत के पास परमाणु बम है तो बांग्लादेश के पास परमाणु बम न जाए, म्यांमार के पास परमाणु बम न जाए, नेपाल के पास परमाणु बम न जाए, इसके लिए एनपीटी एक कानून है। यह कानून 1970 में आया। क्या बोलेंगे? 1970 में प्रभावी हुआ। तो परमाणु बम को रोकने के लिए है, लेकिन नाभिकीय जो ऊर्जा है, न्यूक्लियर एनर्जी, अर्थात जो नाभिकीय एनर्जी है, इस पे कोई बैन नहीं करता है।
कोई भी कंट्री सदस्य जो एनपीटी पे हस्ताक्षर किए हो ना कि नाभ की ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए। तो एनपीटी का प्रावधान है कि नाभ की एनर्जी का तो बात करता है कि इस्तेमाल करिए डेवलपमेंट के लिए, लेकिन किसी भी हाल में परमाणु बम नहीं बना सकते। तो बोलेंगे परमाणु बम को रोकता है। ठीक इसी तरीके से सीटीबीटी है, दूसरा समझौता है इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय कानून पे। बोलेंगे कंप्रीहेंसिव कंप्रीहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। हर तरीके के परमाणु विस्फोट को, जो परमाणु विस्फोट है उसको रोकना। कोई भी देश परमाणु बम ना बनाए और उसका एक्सप्लोजन ना करे, इसके लिए सीटीबीटी अलग से कानून बनाया गया है। तो इस तरीके से दो कानून हैं जो परमाणु हथियारों को बनाने, विस्तार करने और परमाणु हथियार रखने को लेके बाध्य करते हैं किसी भी देश को। अब देखिए सारे देशों ने एनपीटी और सीटीबीटी पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत ने सीटीबीटी एनपीटी पे हस्ताक्षर नहीं किया है। पुनः भारत नहीं किया तो पाकिस्तान ने भी नहीं किया है, पुनः नॉर्थ कोरिया, इसने भी हस्ताक्षर नहीं किया है एनपीटी पे। तो भारत एनपीटी पे हस्ताक्षर नहीं करता है। साथ साथ में सीटीबीटी पे चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान जैसे देशों ने इस पे भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और भारत ने दोनों पे ही नहीं किए हैं। भारत का कहना है कि परमाणु जो विस्फोट होते हैं, परमाणु विस्फोट किसी क्षेत्र में तो होते हैं, साथ साथ में लेबोरेटरी में भी होते हैं। देखिए भारत का कहना हर तरीके से परमाणु हथियार पे रोक हो, वो चाहे कहीं भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो, बनाना हो, संपूर्ण रूप से रहना चाहिए संधि। एक तरफा नहीं रहना चाहिए कि किसी क्षेत्र में परमाणु बम का विस्फोट हो रहा है तो उस क्षेत्र के लिए है। लेबोरेटरी टेस्टिंग को भी रोके। लेबोरेटरी टेस्टिंग क्या है, जैसे कि कंप्यूटर रहते हैं, सुपर कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर में ही क्या किया जाता है, इसे टेस्ट कर लिया जाता है। तो किसी विशेष क्षेत्र में जाके टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो सुपर कंप्यूटर है उसमें न्यूक्लियर बम को बनाया जाता है और टेस्टिंग कर लिया जाता है, उस टेस्ट को सक्सेस कर लिया जाता है। तो भारत का कहना है लेबोरेटरी स्तर पर भी टेस्टिंग को बंद किया जाना चाहिए। पुनः आकाश में विस्फोट कर रहे हैं उसको भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, समुद्र के अंदर विस्फोट कर रहे हैं उसे भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, किसी भी जहाज में अगर टेस्टिंग हो रहा है उसे भी प्रतिबंध कर, हर तरीके से प्रतिबंध हो तब भारत सीटीबीटी एनपीटी पे हस्ताक्षर करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी तक। और खुद यूएस ने, जो यूनाइटेड स्टेट है, परमाणु बम का जन्मदाता है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट कभी भी आता है मैनहट्टन, ये क्या है, अमेरिका का एक द्वीप जहाँ पे अमेरिका ने परमाणु बम बनाया था। तो 1942 को मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत यूनाइटेड स्टेट ऐसा कंट्री बना जो परमाणु बम का विस्फोट किया था। उसके बाद हिरोशिमा नागासाकी पे इसने गिराया भी था जापान पे, आज भी इसके दुष्परिणाम होते हैं। तो खुद यूएस ने एनपीटी सीटीबीटी पे हस्ताक्षर नहीं किए हैं और दूसरी कंट्री को लगातार फोर्स करता है कि एनपीटी और सीटीबीटी पे हस्ताक्षर करे। फिलहाल ये तो आपके पास दो कानून दिख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन आज जो बात हो रहा है वह है प्राइवेट प्रोलिफिकेशन पे। देखिए यहाँ पे क्या है, परमाणु अप्रसार संधि। आज जो आर्टिकल है यह है अमेरिकी समाज में फैलता हुआ एक कंसेप्ट। क्या प्राइवेट कंपनी कोई परमाणु बम बनाना चाहिए? क्या प्राइवेट कंपनी परमाणु बम बनाए और सप्लाई करे, सेलिंग करे? क्या प्राइवेट कंपनियों को परमाणु बम बेच के लाभ अर्जित करना चाहिए? इस पे आर्टिकल है। तो बात आ रहा है क्या प्राइवेट प्रोलिफिकेशन हो, अर्थात प्राइवेट कंपनी परमाणु शक्ति संपन्न बने। देखिए एक बार पर जो प्राइवेट कंपनियां हैं इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्राइवेट इरेशन अर्थात जो प्राइवेट कंपनियां हैं
प्राइवेट कंपनी परमाणु हथियार का विकास करे और इसे सेलिंग करे और सेलिंग करके प्रॉफिट कमाए। तो एक प्रॉफिट वाला बिजनेस है। भविष्य में जो है ऐसा होगा। अमेरिका में एक चल रहा है मुद्दा मामला, देखते हैं अमेरिकी सरकार क्या डिसीजन लेती है। क्या प्राइवेट कंपनियों को परमाणु बम बनाने की परमिशन देती है? अगर प्राइवेट कंपनी परमाणु बम बनाती है भविष्य में, तो कंपनी है ये परमाणु हथियार संपन्न हो जाएगी। इसके बाद वो सेलिंग करेगी, सेलिंग करके फिर प्रॉफिट कमाएगी, तो लाभ अर्जित करने वाली कंपनियां बन जाएगी। लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी है। देखिए, अब अगर प्राइवेट कंपनियां इन्वेस्टमेंट करेगी तो इसके लिए बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करना होगा। बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाहिए, अर्थात निवेश। कितने का निवेश चाहिए? तो बिलियन डॉलर का। क्या कोई एक पार्टिकुलर कंपनी बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट कर सकती है? एक परमाणु हथियार को बनाने के लिए बहुत सारे उपकरण, मटेरियल चाहिए, फैसिलिटी चाहिए। क्या क्या चाहिए? सबसे पहला, लार्ज नंबर पे फैसिलिटी सेंटर, अर्थात बड़ा सुविधा केंद्र हो। पुनः सेंट्रीफ्यूज, जो ईंधन वाला रहता है, ईंधन वाला क्षेत्र, जहाँ पे नाभिकीय यूरेनियम जो भी है, नाभिकीय पदार्थ, उसको रखे जाते हैं। ईंधन चेंबर होता है, सेंट्रीफ्यूज बनाने वाला क्षेत्र चाहिए। थर्ड नंबर पे केमिकल प्रोसेसिंग से गुजारना पड़ता है, केमिकल प्रोसेसिंग। फिर फोर्थ नंबर पे क्या चाहिए? केमिकल प्रोसेसिंग, अर्थात रासायनिक प्रक्रिया से वो चीज गुजरता है। फिर यूरेनियम को इनरिच करना पड़ता है। क्या बोलेंगे? इनरिच, उन्नत यूरेनियम। क्या क्या चाहिए एक परमाणु हथियार के लिए? तो बोलेंगे बिलियन डॉलर का निवेश, पहला नंबर इसको कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट बिलियन डॉलर का चाहिए। लार्ज, बड़े सुविधा केंद्र हो, बहुत बड़े सुविधा केंद्र होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूज, ईंधन वाला एक क्षेत्र होता है, इसको बनाना होगा। केमिकल प्रक्रिया से गुजारना होगा और इसके साथ यूरेनियम इनरिच करने होंगे। इसके साथ साथ में क्या चाहिए? यूरेनियम जब इनरिच हो जाता है, फिफ्थ नंबर पे, टोटल मिलाकर 6 हो गए हैं, तो असेंबल करना होगा। अगर परमाणु बम बन जाए तो फिर उसका असेंबली, एकत्रण। फिर 7वें नंबर पे ट्रांसपोर्टेशन। फिर 8 नंबर पे कहीं पे एकदम हेवी सिक्योरिटी में, सुरक्षा में रखा जाए, सुरक्षा में रखना, अर्थात लॉकर चाहिए। तो सारा देखिए, इन सारे में एक एक कंपनी आएगी, कोई एक कंपनी के लिए संभव नहीं है। जैसे इन्वेस्ट कौन सी करेगी? इन्वेस्टमेंट के लिए जो एंजल फंड होते हैं वो इन्वेस्ट करें, या एंटरप्रेन्योर करें, या कोई उद्योगपति इन्वेस्टमेंट करे, या उद्योगपतियों का एक ग्रुप इन्वेस्टमेंट करे। मान लेते हैं 10 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट चाहिए एक परमाणु बम बनाने के लिए, 10 बिलियन डॉलर। तो इन्वेस्टर अलग से हो गए, 10 बिलियन डॉलर का इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर जो बड़ा लार्ज सुविधा केंद्र हो, तो लार्ज सुविधा केंद्र बनाना होगा। इसके लिए अलग से कंपनी कोई हो, तो टेक्निकल एक्सपर्ट अलग से चाहिए, टेक्निक स्टाफ, हजारों टेक्निक स्टाफ चाहिए। तो एक सुविधा केंद्र बनाने वाले टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, फिर साइंटिफिक वाले एक्सपर्ट हैं, केमिकल प्रोसेस से गुजारने वाली कंपनियां केमिकल कंपनियां होगी, यूरेनियम का खनन करने वाली, इनरिच करने वाली कंपनियां होगी, ऐसे करके असेंबल करने वाली कंपनियां। तो रोजगार, हजारों हजारों में रोजगार जनरेट होंगे और सरकार को टैक्स भी आएगा, एक साइड। दूसरे साइड क्या है कि सुरक्षा का मामला है, देश के अस्तित्व, सोवरेनिटी के लिए, संप्रभुता के लिए खतरा है, सरकार के लिए खतरा है। तो फिलहाल इन जब मामलों को देखते हैं तो प्राइवेट कंपनी को द्वारा दिखाई देता है कि बड़ी मात्रा में रोजगार का जनरेशन हुआ, टैक्स आएंगे सरकार के पास, और टेक्नोलॉजी क्या है और उन्नत होगा।
क्योंकि सरकार के लिए संभव नहीं है। आज जो जमाना है प्राइवेट क्षेत्र का है, प्राइवेट सेक्टर का है। टेक्नोलॉजी प्राइवेट कंपनियों के पास है अधिक, सरकार के पास कम है। वैसे भी सरकार धीरे धीरे इकोनॉमिक सेक्टर से पीछे होती जा रही है। जो भी सरकार करंट में ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है इकोनॉमिक्स के मामले में, वही सरकार धीरे धीरे या तो दिवालिया हो रही है या उसका बैंक का बोझ बढ़ते जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो अर्जेंटीना में आप देख रहे होंगे कि अर्जेंटीना में लगातार लोगों का प्रदर्शन हो रहा है, सरकार गिरती है, नई सरकार आती है। वहाँ पे क्या है ये कि सरकार के द्वारा इकोनॉमिक्स ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में हस्तक्षेप करना, एक तरफा अधिकार करना। जो भी सरकार इकोनॉमिक्स में कम से कम इंटरफेयर कर रही है, वहाँ पे अधिक इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं और वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी अधिक आ रहे हैं, इनोवेशन का गुण बढ़ रहा है, साथ साथ में क्रिएटिविटी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल टेक्नोलॉजी, टैक्स, रोजगार ये सब जनरेट होंगे और कंपनियों को प्रॉफिट होगा। एक साइड है ये परमाणु हथियार को अगर सिर्फ बेचने का बात है, बनाने का बात है तो। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बार, क्या पहले से कंपनियां हैं इस सेक्टर में? जो नाभिकीय मामला है पूरा, न्यूक्लियर सेक्टर, क्या पहले से प्राइवेट कंपनियां हैं? और साथ साथ में देखेंगे भारत की क्या स्थिति है। तो उससे पहले हम थोड़ा देख ले बैकग्राउंड में एक बार, प्राइवेट जो कंपनियां इसकी क्या भूमिका है। प्राइवेट कंपनी क्या, इनके पास कितनी टेक्नोलॉजी है, पैसे कितने हैं प्राइवेट कंपनी के पास? तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ एलन मस्क का। एलन मस्क कौन है? एलन मस्क तो वर्ल्ड के सबसे धनवान व्यक्ति हैं। देखिए एलन मस्क, इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी में बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया। इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। ट्विटर के भी मालिक हैं ये, टेस्ला के मालिक हैं, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी। इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया, बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किए। हजारों जो टेक्निकल स्टाफ होते हैं और वैज्ञानिकों को हायर किया और इन्होंने अंतरिक्ष में उपग्रह को भेजा। हजारों हजारों उपग्रह अंतरिक्ष में भेज रहे हैं। इनका एक प्रोग्राम है स्टार लिंक, स्टार लिंक सैटेलाइट। क्या इसमें हजारों उपग्रह को भेजना है और इन उपग्रहों को आपस में जोड़ देना है, एक स्टार की भांति सब आपस में जुड़ जाएंगे। और पृथ्वी पे जो कम्युनिकेशन है, जीपीएस सिस्टम हो, डाटा हो, वाईफाई हो, सब ऑलमोस्ट फ्री देंगे। अर्थात अकेले एलन मस्क ने अपने स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड में स्टारलिंक प्रोजेक्ट के जरिए जो युद्ध करने का तरीका है, उसका तौर तरीका ही चेंज कर दिया। जो वारफेयर है इसको चेंज कर दिया। अब नासा की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी व्यक्ति को अंतरिक्ष में जाना हो, रॉकेट बनाना हो या फिर सिर सपाट करना हो, इवन मंगल हो, बृहस्पति ग्रह हो, चंद्रमा हो, नासा की कोई जरूरत नहीं, इसरो की कोई जरूरत नहीं। ये सब कौन है? ये सब सरकार की एजेंसी है। तो एक साइड सरकार है, दूसरे साइड अकेले प्राइवेट कंपनियां हैं। तो दिख रहा है कि एलन मस्क का जो स्पेस एक्स कंपनी है, स्पेस एक्स, ये नासा से भी पावरफुल होते जा रहा है धीरे धीरे। ये अकेले, अगर इनके साथ और काफी सारे उद्योगपति जुड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं वारेन बफेट जुड़े इनके साथ, बिल गेट जैसे दिग्गज दिग्गज उद्योगपति जुड़े, तो नासा, इसरो जैसे जो देश की एजेंसी है, इनके पास टेक्नोलॉजी फंड की कमी हो जाएगी और सारा टेक्नोलॉजी फंड तो इन्हीं के पास हो जाएगा, एलन मस्क के। तो स्पेस में अब नासा की कोई जरूरत नहीं होती है। अंतरिक्ष में जाने के लिए, टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए, रॉकेट विकसित करने के लिए हो, ईंधन के लिए हो, अकेले एलन मस्क देख रहे हैं। तो दिख रहा है कि कितने पावरफुल होते हैं प्राइवेट कंपनियां। दूसरे साइड फिर प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो निजी आर्मी, अफ्रीकी कंटिनेंट में तो बहुत निजी आर्मी मिलते हैं, लेकिन वर्ल्ड की सबसे पावरफुल एक निजी आर्मी है, उसका नाम आप सुनते होंगे, वागनर ग्रुप। रूस का नाम सुने होंगे, वागनर ग्रुप लगातार रशिया यूक्रेन युद्ध में दिखाई दे रहा था। कितना पावरफुल ये आर्मी है, प्राइवेट आर्मी है।
ये नहीं है कि रूस के अंडर में है पूरा या किसी कंट्री के अंडर में है ये प्राइवेट आर्मी। तो टैंक हो, गोला बारूद हो, आर्टिलरी, इनके पास सारे ऑटोमेटिक वेपन हथियार हैं, प्लस वेल ट्रेन सेना है, कई देशों की सेनाओं को ट्रेन कर रही है ये। इसका प्रभाव कहाँ से कहाँ तक है, यूरोप से लेके अफ्रीका तक प्रभाव है। तो यूरोप टू अफ्रीका तक ये निजी आर्मी का प्रभाव है। तो निजी सेक्टर धीरे धीरे पावरफुल हो रहे हैं, कारण है उनके पास कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, और उनके पास उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, कि वो इन्वेस्टमेंट करना जानती है और प्रॉफिट कमाना भी जानते हैं। तो सरकार की कोई भूमिका नहीं, रोल कम से कम हो, इनको आगे होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। इसी तरीके से अब जो अगला मामला आ रहा है वो एलन मस्क जैसी जो दिग्गज एंटरप्रेन्योर उद्योगपति चाह रहे हैं कि नाभिकीय क्षेत्र में भी ये आगे बढ़े। और भी अमेरिकी कंपनी है, उनका कहना है कि वो नाभिकीय सेक्टर में, न्यूक्लियर सेक्टर में जाना चाहते हैं, परमाणु हथियार बम बनाना चाहते हैं। इसमें भी प्रॉफिट उनको दिखाई दे रहा है, और मैंने इससे पहले आपको जस्ट दिखाया कि किस तरीके से प्रॉफिट है, हर सेक्टर में नई नई कंपनियां खड़ी हो सकती है। अब एक बार थोड़ा देखते हैं भारत को लेकर क्या स्थिति है। देखिए भारत में न्यूक्लियर प्लांट लगाने वाली, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए काफी सारी कंपनियां आगे आई है, घोषणा की है कि हम अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे। ये प्राइवेट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट सरकार के अंडर में होते थे कि सरकार लगाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब रिलायंस जैसी कंपनियां, रिलायंस पावर, जीएमआर, जीवीके, एल&टी, लार्स एंड टर्बो जैसी कंपनियां आगे आ रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रही है। पुनः पहले से जो यूरेनियम का खनन करना हो, यूरेनियम खनन करना हो, अन्य जो क्रिटिकल मिनरल रहते हैं, क्रिटिकल खनिज, इसका भी दोहन करने के लिए प्राइवेट कंपनी आ रही है। देखिए, क्रिटिकल खनिज हो या यूरेनियम हो या थोरियम हो, तो खनिज चाहिए होता है जिससे परमाणु हथियार, परमाणु बम बनेंगे, नाभ की ऊर्जा मिलेगी। इन सब के लिए अलग से प्राइवेट कंपनी आ रही है, माइनिंग की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो माइनिंग कंपनियां भी आ रही है। प्लस भारत सरकार ऑलरेडी प्राइवेट कंपनियों से न्यूक्लियर रिएक्टर खरीदती है। न्यूक्लियर रिएक्टर वेस्टिंग हाउस जैसे यूएस से खरीद रही है, फ्रांस की प्राइवेट कंपनियां हैं, उससे नाभ की रिएक्टर खरीद रही है। तो पहले से कहीं ना कहीं भारत में भी एग्जिस्टेंस रख रहे हैं प्राइवेट कंपनियां नाभ के सेक्टर में। धीरे धीरे सरकार की भूमिका लग रहा है इसमें कम होते जाएगा। अगर परमाणु हथियार को विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, अगर यूएस ऐसा करता है तो वर्ल्ड की अन्य कंट्रियां भी करेगी, जिसमें भारत भी शामिल होगा निजी सेक्टर को बढ़ाने में। क्योंकि आज जो है ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, कंपटीशन का जमाना है, कोई भी देश एक दूसरे से कंपटीशन में पीछे नहीं रह सकता, अपने आप को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो निजी सेक्टर को लगातार बढ़ावा मिलेगा। तो एक बेस आधार है एटलीस्ट, लेकिन देखना है अमेरिका का क्या डिसीजन रहता है, वहां का जो संसद है। एक बार देखते हैं खतरा, डेंजरस, इसके क्या नेगेटिव पहलू है। जो भी नाभ के बम है, इसका नेगेटिव जो पक्ष है, क्या बोल रहा है, नेगेटिव पहलू। अगर प्राइवेट कंपनियां परमाणु बम बना ले, प्राइवेट कंपनियां क्या हो जाए, परमाणु हथियारों से लैस हो जाए, नाभ की पावर बन जाए, उस स्थिति में क्या होगा, तो कुछ निगेटिव फैक्टर है। सबसे पहले देखिए कि प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, ये नाभ की बम या परमाणु बम बनाती है। इसे परमाणु बम को किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं, जैसे आतंकवादी संगठन मान लेते हैं,
एक आतंकी संगठन खरीद लेता है परमाणु बम को, तो देश के लिए अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। अब आतंकी संगठन के पास चला गया, देश के लिए अस्तित्व खतरे में आ गया, लोगों का जो जान है, सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी सभी अस्तित्व खतरे में आ जाएंगे। पुनः हो सकता है कंपनी जो है वह ब्लैकमेल करें, जो कंपनियां हैं देश के ऊपर दबाव बनाएं, तो देश की संप्रभुता को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जैसे वागनर ग्रुप जो है निजी प्राइवेट कंपनियां था, एक समय ऐसा आया था कि रूस के ऊपर दबाव बढ़ गया था, तो रशिया प्रेसिडेंट के ऊपर भी दबाव बढ़ा था, अर्थात रूसी सेना के ऊपर हेवी हो गए थे वागनर ग्रुप। तो प्राइवेट आर्मी का एक सरकारी आर्मी के ऊपर अर्थात सरकार की एजेंसी के ऊपर दबाव संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है कंपनियों के द्वारा। फिर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया या सऊदी अरबिया जैसे कंट्रियां जो नाभिकीय परमाणु बम चाहते हैं, उनके हाथों में पहुंचेगा किसके जरिए? प्राइवेट कंपनी के जरिए, नॉर्थ कोरिया के जरिए कंपनी के पास, कंपनी से देश के पास, या देश के से कंपनी के पास, कंपनी से नॉर्थ कोरिया के पास, या फिर साउथ कोरिया या फिर ईरान के पास। एक श्रृंखला बन जाएगी, हर कंट्री हर देश के पास कोशिश किया जाएगा कि परमाणु बम हो, तो परमाणु हथियार का फिर से एक बार रेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसे बोलते हैं हथियारों का रेस। पूरा विश्व में परमाणु हथियारों का एक जाल, हर कंट्री हर देश के पास, और खासकर नॉर्थ कोरिया जैसे और ईरान जैसे देशों के पास अगर परमाणु हथियार चले जाते हैं तो अमेरिका का अस्तित्व, वेस्टर्न कंट्री का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। तो ये है आपका, ये कितनी पावरफुल होती है प्राइवेट कंपनियां, और परमाणु बम को लेके प्राइवेट क्वालिफिकेशन पे एक वीडियो था। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए टू डू IAS के साथ।